लाइट जल रही यहाँ, यहाँ लाइट जलनी जब यहाँ लाइट जलनी जब चार्ज होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा आप लोग? जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? गुड। जी, हम कल पढ़ रहे थे एंटीपार्टम हेमरेज, तो मैं आपको उस स्लाइड पे लेके जा रही हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। एंटीपार्टम हेमरेज जो है एपीएच के नेम से इसको बोलते हैं, और इसके कंटेंट्स जो थे इसमें हमने डेफिनेशन जो है पढ़ ली थी। इम्पोर्टेंस ऑफ एपीएच वो भी पढ़ लिया, काजिस भी हम पढ़ रहे थे, काजिस पढ़ रहे हैं हम, और डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन काज और उसकी मैनेजमेंट को। ठीक हो गया। इसको प्रोग्नोसिस ऑफ एपीएच भी हमने पढ़ लिया, और हम ऑब्जेक्टिव जो है वो कंटेंट ही होते हैं। एंटीनेटल की हमने एपीएच की डेफिनेशन पढ़ ली थी, कॉजेज पढ़ ली थी। इसमें हम जो कॉजेज पढ़ रहे थे वो प्लेसेंटल कॉजेज थी, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मोर कॉमन है। ठीक है,
बाकी तो रेट जो है 2 to 3% है, 1% 2%, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में 1 to 2% इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और जेनिटल ट्रैक्ट कॉजेज में इसके तकरीबन 10-20% इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। लेकिन प्लेसेंटल कॉजेज जो है इनमें 85 to 90% इसके चांसेस होते हैं। रप्चर ऑफ यूट्रस भी जो है 1 to 2% इसमें जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो हम प्लेसेंटल कॉजेज पढ़ रहे थे, प्लेसेंटल कॉजेज में हमने प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ लिया, और प्लेसेंटा प्रीवियस की आगे टाइप्स और पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ ली। टाइप्स में से मैंने 1 by 1 आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि टाइप 1 जो है उसको लो लाइन कहेंगे, क्योंकि जो इसमें प्लेसेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस आ जाता है। ये सर्विक्स से अबव 5 सेंटीमीटर अबव द सर्विक्स होता है, इसलिए इसको लो लाइन कहते हैं। दूसरा मार्जिनल, मार्जिनल में फर्स्ट मार्जिन ऑफ द सर्विक्स ये जो नजर आ रहा है आपको, दूसरा मार्जिन और पूरी सर्विक्स जो है वो अनकवर है, उसको प्लेसेंटा ने कवर नहीं किया हुआ, इसलिए मार्जिनल और टाइप 2 जो है प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तीसरा जो पार्शली, उसने मार्जिन 1 और मार्जिन 2 दोनों को कवर कर दिया है, इसलिए इसको पार्शल, इसने पार्शली जो है सर्विक्स को कवर किया, इसलिए इसे पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया बी बोलते हैं। आगे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में पूरी सर्विक्स जो है इक्वली उसने जो है दोनों साइड से कवर कर दी है, इसलिए इसको कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमने इसकी इटियोलॉजी भी पढ़ी थी कि ये ट्विन प्रेगनेंसी में हो सकता है, इंक्रीजिंग मैटरनल एज की वजह से हो सकता है, इंक्रीजिंग प्रायोरिटी, ये मैंने बताया था कि ग्रेविडा पारा, ग्रेविडा कितनी बार वो जो है प्रेग्नेंट हुई, पैरा कितनी वो उसके लाइफ बच्चे, और प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन कितने हुए, और सिजेरियन सेक्शन के स्कार की वजह से ये लोअर एब्डोमेन में होता है। और ये सारे हमने क्लिनिकल फीचर पढ़े, इसकी डायग्नोस भी हमने पढ़ ली थी। और डबल सेट ऑफ वजाइनल एग्जामिनेशन, इसमें वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते, अगर कभी करना पड़ जाए तो हम डबल सेट ऑफ वजाइनल एग्जामिनेशन, इसमें ऑपरेशन थिएटर में जाके सिजेरियन सेक्शन का अरेंज करके फिर एग्जामिनेशन करते हैं, ताकि ब्लीड कर जाए तो पेशेंट को और फीटस को बचा सके। फिर इसकी ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया हमने पढ़ ली थी, और इसकी मैनेजमेंट भी हमने पढ़ ली थी। बेसिक मैनेजमेंट क्या होगी, पेशेंट को हमने हॉस्पिटलाइज करना, हेमोडायनामिक स्टेबलाइजेशन करना, बेड रेस्ट के लिए हमने फोर्स करना, और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्टिविटीज जो है वो करवानी। एक्सपेक्टेड जो है मैनेजमेंट इसमें था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने देनी है, ये बहुत नेसेसरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के लिए हमने एचपी करवाना ग्रुप, और जितना ब्लड लॉस हुआ उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रांसफ्यूजन उतने पेट देना। एमनियोसेंटेसिस फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए एमनियोसेंटेसिस करवा लेना, और सिजेरियन बर्थ इफ फीटस इज थॉट टू बी मैच्योर, अगर जो है फीटस मैच्योर है तो हमने सिजेरियन सेक्शन करना, अदरवाइज अगर बच्चा नहीं बच सकता तो हमने उसको चॉइस ऑफ वजाइनल डिलीवरी करना। मेडिकेशन में हमने जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है और टोकोलाइटिक्स देना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में लंग्स मैच्योरिटी होगी, और टोकोलाइटिक्स में इसकी ये जो है नंबर 1 तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन पेन किलर कह लें कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म करेगा, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म करेगा तो हम उसको टर्म तक ले जा सकते हैं। जी बेटा, मुझे सबके मैसेज मोहदीबा, अफरासिया, वाइस, आरिफ, अरोज, अक्सा, सबके मुझे मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, थैंक यू। इंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी मैंने बता दिया था कि अगर फीटस डेड है या उसके वीक्स कम है, बच्चा बच नहीं सकता है या मेल फॉर्मेशन है, तो हम उसकी वजाइनल डिलीवरी ही करेंगे, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन तो हम तब करेंगे ना अगर हमारे हाथ में कुछ है। अगर फीटस ने बचना ही नहीं तो उसको सिजेरियन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें मैटरनल रिस्क में प्लेसेंटा प्रीविया और अक्रीटा हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है,
और इंक्रीजिंग मैटरनल मोर्टेलिटी एंड प्रीनेटल मॉर्बिडिटी भी हो सकती है। फीटस के रिस्क में जो है प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है क्योंकि ब्लड लॉस हो गया, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बेबी जो है वो बर्थ करेगा। प्रीनेटल मॉर्टेलिटी 4 to 2 से लेके 8.1% तक हो सकता है। आगे हमने प्लेसेंटा अब्रप्शन स्टार्ट किया था। प्लेसेंटा अब्रप्शन जो है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटा अब्रप्शन। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। इसकी जो है मैं इसकी टाइप्स पढ़ा रही थी कि प्लेसेंटा अब्रप्शन जो है रिवील्ड एंड कंसील्ड 2 टाइप का होता है। इसमें एक में हम ब्लीडिंग को कैंसिल कर सकते हैं, एक में वो कैंसिल नहीं हो सकती, और एक इंटरनल ब्लीडिंग होती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। ठीक हो गया। अब ये जो है इसमें और प्लेसेंटा प्रीविया में डिफरेंस मैंने ये बताया था कि प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो पेनलेस ब्लीडिंग होगी और इसमें पेनफुल ब्लीडिंग होगी, सीवियर पेन होती है। आगे काजेस, इंसिडेंट्स एंड रिस्क फैक्टर ऑफ जो है प्लेसेंटा अब्रप्शन। अब ये भी हो चुके थे कि इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेस क्या होती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी। हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट होना था कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा क्रीटा के सिम्टम्स जो है abdominal pain, back pain, or frequent uterine contraction with no relaxation in between. अब जो है जिस तरह उसके प्लेसेंटा प्रीविया की पेनलेस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन थी, इसके पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होनी, सीवियर पेन और बैकिक होनी है। एब्डोमिनल पेन भी होनी, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड सीवियर बैकिक भी होगी। फ्रीक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यूसली होती ही जानी है। और वजाइनल ब्लीडिंग में और मेनार्ड भी, इसमें वजाइनल ब्लीडिंग मैंने बताया था कि प्लेसेंटा के अगर एज एक साइड से या दोनों साइड से एजेस भी ऑब्स्ट्रक्शन हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, तो ब्लीडिंग जो है बाहर आएगी। अगर उसका एज दोनों एज जो है वो सेपरेट नहीं हुए तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी। इंटरनल ब्लीडिंग में सीवियर पेन के साथ साथ प्लेसेंटल प्लेट जो है वो उसका उभार ऊपर को आ जाता है, जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी में जो है वो उसकी इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है वो नॉर्मल शेप में नहीं रहा, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से उसका उभार ऊपर को है। जब भी पेनफुल ब्लीडिंग हो या सीवियर पेन हो तो समझें कि प्लेसेंटा अब्रप्शन हो सकता है। इसमें टेस्ट कौन से करवाने, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करवाना है एब्डोमिनल, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में क्लियरली जो है प्लेसेंटा को हम जो है असेस कर सकते हैं, ये हमें विजिबल नजर आएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट करवाने हैं, उसमें हमें जो है प्लेटलेट्स, थ्रम्बन और प्रोथ्रम्बन टाइम का पता चल जाएगा। और दूसरी चीज, जितना ब्लड लॉस हुआ उसकी एचपी में आ जाएगा। फीटल मॉनिटरिंग करती है। दूसरा के अंदर जो है फीटल जो है मॉनिटरिंग में फीटल एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी क्या चल रही है, ठीक है। जो बच्चा जो है उसमें कार्डियक एक्टिविटी कम तो नहीं हो गई, ठीक है। अगर उसको ब्लड लॉस हुआ है तो कार्डियक एक्टिविटी कम हो सकती है, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। अब जो है फिब्रिनोजन लेवल उसका चेक करना, जो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका थ्रोम्बन, प्रोथ्रोम्बन टाइम और प्लेटलेट्स जो है वो चेक करवाने, ताकि ये पता चले कि पेशेंट में इस टाइप की कोई जो है प्रॉब्लम तो नहीं। अगर पेशेंट कह लें कि सीए या ब्लड कैंसर टाइप का है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पार्शल जो है थर्मोप्लास्टिन टाइम भी चेक करना, पेल्विक एग्जामिनेशन। अब पेल्विक एग्जामिनेशन जो है वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है हमने देखना होता है कि ब्लीडिंग, कितनी ब्लीडिंग हो रही है और ओस खुली है या नहीं, ओस ओपन है या ओस क्लोज है या ओपन है, क्लॉट्स आ रहे हैं या फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है। इसलिए पेल्विक एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। अब प्रोथ्रोम्बन टाइम एंड वजाइनल अल्ट्रासाउंड और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है
ये 2 टाइप के अल्ट्रासाउंड होते हैं। अगर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में क्लियर नज़र नहीं आता तो हम इसको TVS बोलते हैं, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो उसमें चूंकि जो यूट्रस है उसके सामने ब्लैडर पड़ा हुआ है, तो ब्लैडर को फुल करके, तो उसके जब ब्लैडर फुल होता है उसमें यूरिन होता है, जो यूरिन वाटर की अंदर से जो अल्ट्रासाउंड की रेडिएशन गुजरती है उनसे यूट्रस नजर आता है। ठीक है, तो उस वक्त तो इतना टाइम नहीं होता कि 2 घंटे लगा के ब्लैडर को फिल किया जाए, तो इसलिए ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है वो वजाइनल के रास्ते प्रूफ डाल के, तो उसमें वेरी क्लियरली नियरेस्ट जाके यूट्रस को चेक किया जाता है, तो उसमें क्लियरली प्रॉब्लम जो भी होती है, प्लेसेंटा प्रीविया है, क्रीटा है, अब्रप्शन है, वो नजर आ जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट में इंक्लूड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ट्रीटमेंट जो है वो मैं उधर बात कर रही थी। ट्रीटमेंट में इंक्लूड फ्लूइड थ्रू वेन, IV फ्लूइड देना, जिस तरह मैंने कल बताया था आपको। कोलाइड एंड क्रिस्टाइल जो है वो पूरा आपने करना है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको देना है। द मदर विल बी केयरफुली मॉनिटर्ड फॉर सिम्टम्स ऑफ शॉक, क्योंकि जब भी किसी भी किस्म की APH और PPH होती है तो उसमें मदर जो है ब्लड लॉस की वजह से शॉक में चली जाती है, तो क्रिटिकली उसको जो है ऑब्जर्व और मॉनिटर करना। द अनबॉर्न बेबी विल बी वॉच्ड फॉर साइंस ऑफ डिस्ट्रेस विच इंक्लूड द एब्डोमिनल हार्ट रेट। ठीक है, अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि इसकी ट्रीटमेंट जो है, इसकी ऑब्जर्वेशन में मदर और फीटस दोनों की मॉनिटरिंग करते हैं। फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और जब बर्थ के बाद जब फीटल डिस्ट्रेस होगी तो उसको एस्फिक्सिया बोलते हैं। ठीक हो गया। एन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन में भी नीडेड। अगर इमरजेंसी है, हम उसका जो है ब्लड लॉस कम नहीं कर सकते, उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, उसकी स्पाइरल आर्टरीज जो है, प्लेसेंटा जो है वो ज़्यादा अब्रप्शन हो चुका है, तो हमें सिजेरियन सेक्शन करके, यहाँ पे हमने वीक्स भी देखते हैं कि किस वीक्स तक जो है प्रेगनेंसी है, बच्चा बच सकता है कि नहीं। यहाँ पे जो है फीटस की बजाय मदर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। If the baby is very much premature and there is only a small placental separation, the mother may be kept in the hospital for close observation. ये चीज मैंने पहले बताई कि अगर इफ द बेबी वेरी प्रीमेच्योर, अगर बच्चा जो है उसका वीक्स कम है, वेरी प्रीमेच्योर है या उसके वीक्स जो है वो कम है, एंड there is only a small placental separation, small placental separation हुई है, the mother may be kept in the hospital close observation, तो तब मदर को क्लोजली ऑब्जर्वेशन के लिए और मैनेज के लिए हॉस्पिटल में रख लेते हैं। तो इसमें प्लेसेंटा अब्रप्शन जो हुआ वो वेरी स्मॉल है, उसको हम अगर रिवील्ड कंसील्ड ब्लीडिंग है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो रही है तो हम अगर स्मॉल सा प्लेसेंटा सेपरेट हुआ तो उसको हम वहीं से ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं मेडिकेशन के साथ, और हॉस्पिटलाइज कर देंगे ताकि उसकी क्लोज ऑब्जर्वेशन उसकी और फीटस की हो जाए। शी मे बी released after several days if the condition does not get वर्स। अगर तो कुछ डेज के लिए उसको ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल में रख लेते हैं, कंडीशन बेहतर हो जाए तो दैट गुड्स इस तरह से टर्म तक ले जाते हैं ताकि हेल्दी मदर और हेल्दी फीटस दोनों जो है हम अचीव कर सकें। अगर उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती तो दैन फिर हम उसका प्लान करते हैं कि हमने सिजेरियन करना है या फिर उसकी डिलीवरी करके उसको निकाल देना। तो डिलीवरी के लिए हम फिर उसको कॉन्ट्रैक्शन, मजीद आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शन दे के तो निकाल सकते हैं। If the fetus is developed enough, vaginal delivery may be done if it's safe for the mother and children. ठीक है, मदर एंड चाइल्ड, अगर बच्चे और माँ के लिए जो है
वो डिलीवरी पॉसिबल है, उसमें दोनों की को खतरा नहीं है और उसका फीटस जो है एनफ डिवेल्प हो चुका, देन हम प्लान्ड जो है सिजेरियन सेक्शन नहीं करेंगे। इसमें मोड ऑफ डिलीवरी जो है वजाइनल डिलीवरी करके हम जो है बेबी को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज सिजेरियन सेक्शन में भी डन, अगर नहीं तो फिर तो सिजेरियन सेक्शन ही करना होगा। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कर भी रहे हैं तो भी हमें प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन का अरेंज करके रखना होता है, उसकी मेडिकेशन मंगवा के, ब्लड अरेंज करके और उसको काउंसलिंग और उसकी एजुकेट करके पेशेंट को रखा होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करते करते ही कोई इमरजेंसी हो सकती है तो सिजेरियन करना पड़ जाता है। Fetal distress occur early in the condition in about half of all cases. ऑल केसेस में फिटल डिस्ट्रेस जो है वो हो सकती है, इसकी कंडीशन फिटस की डिस्ट्रेस में जा सकती है। इन्फेंट्स हु लाइफ हैव अ 40 to 50% चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन विच रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। इसमें 40 to 50% फिटल डिस्ट्रेस के होते हैं, जिसमें जो है माइल्ड और सीवियर केसेस हो सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे हमने करनी है, हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, मुझे बताओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मुझे आंसर दो यहाँ लिख के, ठीक है। प्रिवेंशन, अवॉइड ड्रिंकिंग, हाँ जी, अवॉइड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और यूजिंग रिक्रिएशनल ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गेट अर्ली एंड रेगुलर प्रीनेटल केयर। जी, मैंने आपसे पूछा कि मैं इस वक्त आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ, कौन सी टाइप प्लेसेंटा की पढ़ा रही हूँ। Recognizing and managing condition in the mother such as diabetes, high blood pressure also decrease the risk of placental abruption. प्रिवेंशन में क्या करना, मुझे किसी भी स्टूडेंट ने मैसेज नहीं किया कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, मैं किस चीज़ की प्रिवेंशन आप लोगों को बता रही हूँ। स्टूडेंट, आर यू लिसनिंग मी? जी, प्लेसेंटा की डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स में इस वक्त कौन सी टाइप पढ़ रहे हो आप लोग, जिसकी प्रिवेंशन में बताने जा रही हूँ। जी, वेरी गुड फैजा, प्लेसेंटा अब्रप्शन, ओके, थैंक यू। जी, प्लेसेंटा अब्रप्शन की मैं प्रिवेंशन आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें अवॉइड ड्रिंकिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग इसलिए करना है, ये थर्ड ईयर का है, पता नहीं मैडम, पता नहीं दी। अवॉइड ड्रिंकिंग इसलिए करना कि अगर ड्रिंकिंग करेंगे तो जो एमनियोटिक सैक है उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। अब जितना एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज होगा उतनी उसको हीटिंग होगी, ठीक है। अगर स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग की वजह से जो है प्लेसेंटा अब्रप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें निकोटीन होती है और ये जो है ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन भी कम होगी। और यूजिंग रिक्रिएशनल ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में कोई भी जो है एक्स्ट्रा मेडिसिन या कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज नहीं करनी जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कोई मेडिसिन यूज करते ही नहीं हो, और सेकंड ट्राइमेस्टर में हम अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो रिलेटेड डॉक्टर, जैसे मेडिसिन का डॉक्टर या फिर पेडियाट्रिशियन या और उसके साथ में गायनोकोलॉजिस्ट, ये डिस्कस करके फिर मेडिकेशन देते हैं। ब्लाइंडली मेडिकेशन नहीं देते, वो भी खासकर इस तरह के पेशेंट जिनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, थैंक यू अरूज फातिमा जी। हम प्लेसेंटा अब्रप्शन की प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने बताया कि ड्रिंकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं देनी, गेट अर्ली एंड रेगुलर जो है प्रीनेटल केयर, जो है प्रीनेटल केयर जो है वो रेगुलर देनी। जैसे मैंने आप लोगों को बुकिंग विजिट्स का बताया हुआ, बुकिंग विजिट्स नॉर्मली तो जो है वो 28 वीक्स तक जो है वो
मंथली 4 वीक्स के बाद विजिट करना होता, उसके बाद जो है वो 15 डेज के बाद। और इस तरह की अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो एवरी 15 डेज के बाद जो है वो विजिट्स के लिए, एंटीनेटल केयर के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग कंडीशन इन द मदर सच एज डायबिटीज, अगर पेशेंट को डायबिटीज या हाइपरटेंसिव है तो ऑल्सो डिक्रीज द रिस्क ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन, तो इसमें जो है डिक्रीज द रिस्क ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन करने चाहिए ताकि इसको टाइम पे मैनेज करें, ताकि इन जो प्लेसेंटा अब्रप्शन का रिस्क है उसको कम कर सके। ठीक है, हाइपरटेंसिव और डायबिटीज को हमने मैनेज करना ताकि हम प्लेसेंटा अब्रप्शन के रिस्क को कम कर सके। नेक्स्ट है वैसा प्रीविया। ठीक है, वैसा प्रीविया, दो प्लेसेंटा की टाइप्स हमने पढ़ ली है, नंबर 1 प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा प्लेसेंटा अब्रप्शन, और थर्ड वन जो हम पढ़ रहे हैं वो वैसा प्रीविया। Fetal blood vessels from the placenta or umbilical cord cross the internal os beneath the baby. High fetal mortality 50 to 75%. इसमें जो वैसा प्रीविया है, इसमें जो फीटल ब्लड वेसल्स कॉर्ड, फीटल कॉर्ड है ना, वो नॉर्मली तो प्लेसेंटा से लेके फीटल एब्डोमेन के साथ अटैच होती सर्कुलेशन के लिए, लेकिन वैसा प्रीविया जो है इसमें प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड क्रॉस द इंटरनल ओस बीनीथ द बेबी, बेबी का हेड जो है उसके नीचे से और सर्विक्स के ऊपर से, जहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया की टाइप 4 मैंने बताया। ठीक है, कॉर्ड जो है प्लेसेंटा से निकलती है और वो नीचे सर्विक्स से होते हुए दूसरे साइड से फीटस के आगे और फीटल कॉर्ड के साथ अटैच होती है। मीन के फीटस का हेड जो है वो अम्बिलिकस कॉर्ड के ऊपर होता है, जिसकी वजह से कॉर्ड का एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है फीटल हेड या फीटल पार्ट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि जब मदर ने खड़े होना है और फीटस का वेट उसके ऊपर पड़ना, तो जो फीटस कॉर्ड है, ब्लड वेसल्स है अम्बिलिकस की, वो रप्चर हो जानी और ब्लीडिंग हो जानी, दैट इज कॉल्ड वैसा प्रीविया। इसकी जो है मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखें। ठीक है, अम्बिलिकस कॉर्ड, फीटल ब्लड वेसल्स जितनी भी हैं वो प्लेसेंटा से निकली और जो नीचे से होती, ये प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा से होती हुई फीटस के हेड से सर्विक्स की ओस, इंटरनल ओस के ऊपर से होती हुई और फीटस के दूसरी साइड से जाके, दूसरी साइड से भी हो सकती है, और फीटस के ऊपर से आके वह फीटस की अम्बिलिकस के साथ अटैच होती। ठीक है, और इस तरह से जब ब्लड सर्कुलेट करती। दूसरी बात जो है, फीटस की जो है 3 होती है ना, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। ठीक है, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, फीटस का जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेन के थ्रू जो है ऑक्सीजनेट होता है, और 2 आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस लेके आती है। यहाँ पे उल्ट है, जैसे हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वेन में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड, और फीटस का जो है वो उल्ट है, शायद आपने पीडियाट्रिक में पढ़ा हो। फीटस की ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन में होता है, 1 वेन एंड 2 आर्टरीज, 2 जो है आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। अब ये तीनों जो है आपको दिखाई गई है, प्लेसेंटा से आ रही हैं और फीटस की तरफ जा रही है। इसके ऊपर जो है नेचुरली एक सैक होती है। ठीक है, सैक यहाँ पे वो नहीं है, मेम्ब्रेन जिसको कह सकते हैं। ठीक है, एक मेम्ब्रेन के अंदर, जिस तरह ये फीटस के साथ जुड़ी हुई कॉर्ड आपको दिख रही है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, बट यहाँ से यहाँ वैसा प्रीविया जिसको हम बोलेंगे, एक तो वो फीटस के हेड के नीचे से होकर जा रही है और सर्विक्स के ऊपर से,
और ये दरमियान में आ रही हेड और सर्विक्स के, यहाँ से इसका एक्सीडेंट हो जाना और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है जिसको रप्चर इजीली हो जाएगी। ठीक हो गया, ये था वैजा प्रीविया। और वैजा प्रीविया की अभी मैं डेफिनेशन ही बता रही थी आपको कि इसमें 50 to 75% एक्सीडेंटल चांसेस होते हैं और फिटल हाई फिटल मोर्टेलिटी रेट इसमें होता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है। बेटा मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ नहीं आती, सबके मैसेज जो है वो यस मैम और आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जिस तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही होती हूँ मैं उसी तरह से पढ़ा रही हूँ और आप सुनने की कोशिश कर रहे हो। हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। मुझे वो टेंशन सी हो गई थी कि हमारा ये वीक जो है वो वेस्ट ना हो जाए, तो इंशाल्लाह वेस्ट नहीं होगा, आप लोग मेरे साथ हो। अच्छा, वैसा प्रीविया की आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बट मैं जो है इसकी दूसरी डेफिनेशन में वैसा प्रीविया की कंडीशन इन विच ब्लड वेसल्स विद इन द प्लेसेंटा और द umbilical cord आर ट्रैप्ड बिटवीन द fetus and opening to the birth canal. Okay, a situation that carries a high risk of the fetus may die from hemorrhage due to blood vessels tearing at the time of fetal membranous rupture or during labor। तो ये जो है किसी भी टाइम प्लेसेंटा प्रीविया की तरह रप्चर हो सकती है। अगर उस वक्त पहले रप्चर नहीं हुई तो ड्यूरिंग लेबर जो है वो रप्चर हो सकती है। जैसे मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो ये साथ में पहले रप्चर हो जाएंगी और लेबर पेन के साथ ये रप्चर होंगी क्योंकि हेड जो है उसकी फोर्स इस पे पड़ेगी। तो जिस पे जो है डिलीवरी से पहले ही फीमेल जो है वो ब्लीड कर जाती है। इसको अगर जो देखे मैंने आप लोगों को बताया कि एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड इंट्रापार्टम हेमरेज, इसमें जो है जो है एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज भी हो सकता है, इंट्रापार्टम हेमरेज भी हो सकता है। इंट्रापार्टम हेमरेज जब लेबर पेन्स आ रही होती है दैट टाइम अगर कोई मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए, जो ब्लीडिंग है दैट इज कॉल्ड इंट्रापार्टम हेमरेज। अब ये चीज मैंने आपको दिखा के अच्छे से बता दिया है। आगे हम चलते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। इसके जो है सेंट्रिक वेलामेंटस इसेंट्रिक या वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, ठीक है। अब जो है वेलामेंटस या इसेंट्रिक जो है इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड जो है वो उसी कॉर्ड को कहते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन जो है वो सर्कुलेट ब्लड कर रही है फीटस के हेड के नीचे से और सर्विक्स के ऊपर से। तो इसको वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड भी बोलते हैं। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स में वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन जिसकी वजह से पीपीएच हो सकता है। दूसरा बाइलोब्ड और सुसेंचुरेट लोब ऑफ द प्लेसेंटा। बाइलोब और सुसेंचुरेट ऑफ द प्लेसेंटा मैंने शायद आप लोगों को दिखाया। मैं आपको पहले दिखाऊं कि बाइलोब्यूल और सुसेंचुरेट प्लेसेंटा कैसे होता है। जी, बाइलोब प्लेसेंटा जो है ये दो लोब्यूल प्लेसेंटा की आपको नजर आ रही है जो मेरे लेफ्ट साइड पे है स्लाइड के, ठीक है। स्लाइड के लेफ्ट साइड में प्लेसेंटा की आपको टू लोब नजर आ रही है, ठीक है। टू लोब इसको बाइलोब्यूल भी कह रहे हैं, अंदर से सेप्टम बना हुआ प्लेसेंटा के, और इसको प्लेसेंटा सुसेंचुरेट भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड पे बिल्कुल प्लेसेंटा ठीक बना है और प्लेसेंटा की एक जो है लोब वो टेल की तरह साइड पे गई हुई है। अब जो टेल की तरह साइड पे जो लोब गई है प्लेसेंटा सुसेंचुरेट,
ये जो है ये एपीएच तो करवाएगी या नहीं करवाएगी, लेकिन पीपीएच जरूर करवाएगी, क्योंकि जब हम पेशेंट की डिलीवरी करते हैं बेबी की तो प्लेसेंटा अंदर होता है। फीटस के 30 मिनट के बाद प्लेसेंटा को आउट किया जाता है। जब प्लेसेंटा को आउट किया जाता है तो सुसेंचुरेट प्लेसेंटा जो है वो उसकी ये टेल अंदर रह जाती है, या बायलोब्यूल प्लेसेंटा जिसकी 2 लोब है, एक जो है वो टूट के अंदर रह जाती है और इसकी टेल अंदर रह जाती है। जो एक लोब है उस टेल की तरह नजर आ रही है आपको, उसको सुसेंचुरेट प्लेसेंटा बोलते हैं और दूसरे को बायलोब्यूल प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है एपीएच के भी इसमें चांसेस होते हैं, लेकिन मोर चांसेस प्लेसेंटा सुसेंचुरेट या बायलोब्यूल प्लेसेंटा में जो है एपीएच के साथ साथ पीपीएच के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब मैं आप लोगों को वहीं पे वापस लेके जा रही हूँ जहां से मैंने बताया था आपको। ये मैंने जो है बाय लोब और सुसेंचुरेट लोब ऑफ द प्लेसेंटा बता दिया। मल्टीपल गेस्टेशन जो है गेस्टेशन, इसमें भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में तो होंगे ही, उसकी मैंने आपको डिटेल बता दी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोग्नोसिस, अगर जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी इन विट्रो, जो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन खुद से जो है वॉर्म के अंदर यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। ठीक है, इसमें एक ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम रख के उसको फर्टिलाइजेशन करवा के उसको डायरेक्ट यूट्रस के अंदर रखा जाता है और ये भी ब्लीड कर सकती है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी और डी एंड सी डेलाटेशन एंड क्यूरिटेज हो जाए तो यूट्रस परफोरेट हो सकती है, यूट्रस डैमेज हो सकती है। यूट्रस जो है डी एंड सी डेलाटेशन एंड क्यूरिटेज करते हुए जो है यूट्रस में जो है वो वूंड हो सकते हैं, जिसकी वजह से एपीएच हो सकता है जब डीएनसी हम करते हैं। और हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी, अगर यूट्राइन की सर्जरी पहले से हुई है तो मे भी यूट्रस की सर्जरी जो है वो रप्चर हो चुकी है यूट्रस, इसकी वजह से भी एपीएच हो सकता है। वेजापीविया की मैनेजमेंट क्या होगी? वेजापीविया की मैनेजमेंट में अर्जेंट डिलीवरी होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसमें अर्जेंट डिलीवरी ही करना होगी, क्योंकि ब्लड वेसल जो है फीटल कॉर्ड की वो रप्चर हो चुकी है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम अर्जेंट एलएससीएस लॉन्गिट्यूडनली सिजेरियन सेक्शन करना होगा। अब जो है सिजेरियन सेक्शन, इसके 2 टाइप्स के जो है इंसिजन दिए जाते हैं, एक जो है लॉन्गिट्यूडली वर्टिकल और दूसरा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो है वो लोअर एब्डोमेन में दिया जाता है, जो नॉर्मली प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन और सिजेरियन सेक्शन में दिया जाता है और उसमें से फीटस जो है वो उठा लिया जाता है। दूसरा जो है इसमें उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम अर्जेंट लॉन्गिट्यूडली सिजेरियन सेक्शन जो है वो हम वर्टिकल जैसे सिजेरियन सेक्शन करते हैं, उसका इंसिजन जो है वो लिप्रोटमी की तरह होता है। ठीक है, वो ऊपर से नीचे तक लंबा इंसिजन दिया जाता है, जिसमें फौरन से जो है फीटस को और प्लेसेंटा को उठा लिया जाता है और ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया जाता है। यहाँ क्या है, न्यू नेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे क्या होगा, न्यू नेटोलॉजिस्ट जो है वो साथ में उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि इस तरह का बच्चा फीटस निकालते ही बेबी हो जाएगा और उस बेबी को निकालते ही न्यू नेटोलॉजिस्ट जो है उसको पकड़ा देते हैं और न्यू नेटोलॉजिस्ट उसको मैनेज करता है। और जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो फीमेल उसकी मदर को जो है मैनेज कर रही होती है। aggressive resuscitation of the baby with blood transfusion following delivery, और इस तरह की जो डिलीवरीज है उसमें जो है aggressive resuscitation of the fetus, fetus की जो है aggressive resuscitation करनी पड़ती है। ठीक है, अब क्योंकि इस तरह के फीटस जो है उसका सांस नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी
रिसेसिटेशन जो है वो हार्डली कह लें, एग्रेसिव कह लें, करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो दूसरी जो है ब्लड, बेबी विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉलिंग रियरली, और इस तरह की ट्रांसफ्यूजन में मदर और फिटस दोनों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी टाइम क्या हुआ, टाइम बेटा क्या हुआ है, यहाँ पे टाइम जो है वो 9:22 हुए, 8:30 से 8:30। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है। डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा सुसेंचुरेट ये हो गया था। हाँ, मैं पढ़ा क्या रही थी जी, प्लेसेंटा वेजा प्रीविया पढ़ा रही थी। अब वेजा प्रीविया जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, उसके रिस्क फैक्टर हो गए, वेजा प्रीविया की मैनेजमेंट भी हो गई। अब जो है डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा सुसेंचुरेट, प्लेसेंटा सुसेंचुरेट जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, a succenturate lobe is a variations in placental morphology and refer to the smaller accessory placental lobe that is separate to the main disc of the placenta. There can be more than one succenturate lobe. अब सुसेंचुरेट लोब मैंने बता दिया था कि प्लेसेंटा की नॉर्मली जो लोब होती हैं वो 22-24 नॉर्मल लोब्स होती हैं, और सुसेंचुरेट लोब जो है वन और मोर जो है लोब टेल की तरह प्लेसेंटा से अलहदा होके उसके साथ जो है ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है, तो जिसको हम प्लेसेंटा सुसेंचुरेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी थी। ये प्लेसेंटा सुसेंचुरेट है, इसकी वन और मोर लोब जो है वो इससे सेपरेट होकर ब्लड सप्लाई कर रही होती है। बट इसमें जब प्लेसेंटा डिलीवर किया जाता है, पहले फीटस की डिलीवरी होती है बेबी की, और उसके बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। जब प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है तो ये लोब जो है वो अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और दैट types of bleeding after delivery is called PPH postpartum hemorrhage। ये आप लोगों को नॉर्मल प्लेसेंटा दिखाया हुआ, ठीक है। नॉर्मल प्लेसेंटा बेटा इस तरह का होता है। अगर इसको जो है दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो ये लोब्यूलर प्लेसेंटा हो जाता है, और अगर इसकी टेल 1 और 2 लोब्यूल अलग से अलहदा हो जाए टेल की तरह, तो हम उसको प्लेसेंटा सुसेंचुरेट कहते हैं। वेलामेंटिस कॉर्ड इंसर्शन मैंने आपको बता दिया था कि ये प्लेसेंटा जो है आपके सामने जो सुसेंचुरेट प्लेसेंटा दिखाया जिसकी लोब अलहदा से, एक तो टेल की तरह भी हो सकती है, एक टेल से थोड़ा सा हटके जैसे लोब्यूलर प्लेसेंटा, लेकिन ये अलग है। जब प्लेसेंटा ने सेपरेट होना तो ये साथ अंदर रह जाएगा, ठीक है। बायलोब्यूल प्लेसेंटा अगर इस आप बायलोबेट या बायलोब्यूल प्लेसेंटा जो है इसको आप गौर से देखें तो इसकी 2 लोब्स आपको नजर आ रही है। ये डिफरेंट टाइप से आपको नजर आएगा, ये हाफ भी हो सकता है, हाफ से कम भी हो सकता है, इसका कलर भी आपको चेंज नजर आ रही है, और इसका हाफ लोब जो है वो 1/3 लोब अलहदा से आपको नजर आ रही है। डिफरेंस जो है लोब्यूलर प्लेसेंटा और सुसेंचुरेट में ये है कि इसमें जो है प्लेसेंटा लोब्यूलर जो है ये एक ही जगह है, लेकिन इसके दरमियान में जैसे सेप्टम बन जाता है और हाफ डिवाइड हो जाता है या 1/3 डिवाइड हो जाता है। बट सुसेंचुरेट में आपको लोब विजिबल हो रही है कि वो अलहदा से 1 या 2 लोब जो है वो अलग हो जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, ये हम पढ़ रहे हैं काजिस ऑफ एपीएच, ठीक है। काजिस ऑफ एपीएच में जितने प्लेसेंटा की टाइप्स थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। इसमें प्लेसेंटा की टाइप जितनी भी मैंने पढ़ाई उसमें प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ाया, और प्लेसेंटा मैंने अब्रप्शन पढ़ाया, और वेजा प्रीविया पढ़ाया,
प्लेसेंटा सेंचुरेट पढ़ाया और लोब्यूलर प्लेसेंटा पढ़ाया। ठीक हो गया। अब हम रप्चर ऑफ यूट्रस की तरफ जाते हैं। ये तो डेफिनेटली है कि रप्चर डेफिनेशन अभी मैं नहीं पढ़ रही, लेकिन ये डेफिनेटली पता है कि यूट्रस अगर हीटिंग बाइटिंग और या जो है एक्सीडेंटल की वजह से रप्चर हो जाएगी तो डेफिनेटली ब्लीड ही करेगा पेशेंट। यूट्रस रप्चर इज अ सीरियस इवेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बाय विच द इंटीग्रिटी ऑफ द myometrial wall is breached. In an incomplete rupture, the peritoneum is still intact. With a complete rupture, the content of the uterus may spill into the peritoneal cavity or the broad ligaments. अब इसमें भी उन्होंने कहा कि रप्चर ऑफ यूट्रस जो है अगर फुल रप्चर होगी तो बाहर पेरिटोनियल कैविटी और ब्रॉड लिगामेंट से जो जिसके साथ वो अटैच होगी और ब्लीड कर जाएगी। समटाइम जो है वो इनकम्प्लीट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगी और इसकी जो है मायोमेट्रियम, इसकी लेयर्स है ना एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, और मायोमेट्रियम लेयर जो है वही रप्चर होगी। और जब मायोमेट्रियम लेयर जब जो है रप्चर होगी तो ब्लीड तो तब भी कर जाएगी। जब ब्लीड करेगी तो उस ब्लीडिंग की वजह से जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है यूट्रस के अंदर, और फिर हम उसको इमरजेंसी में डायग्नोज करते हैं और पेशेंट को जो है शॉक में चला जाता है, पेशेंट फौरन शॉक में चला जाता है। तो उसमें अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोज किया जाता है कि पेशेंट को क्या हुआ। तो इसमें सिजेरियन भी नहीं, इसमें तो लेप्रोटमी बनती है। लेप्रोटमी करके तो बच्चे की बर्थ कराई जाती है अब्डोमिनली, और बर्थ कराने के बाद यूट्रस को रप्चर कराया, यूट्रस को जो है वो स्टिच किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। सम टाइम इतने एक्सीडेंटल केस होते हैं कि उसकी हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है, वो रिपेयर भी नहीं होती। ये आपको दिखाई हुई है कि रप्चर ऑफ यूट्रस से किस तरह से हो सकती है। ये आपको पार्शियल भी दिखाई गई है रप्चर, और जो है मायोमेट्रियम वॉल्स भी दिखाई गई है, और फुल रप्चर ऑफ यूट्रस भी दिखाई गई है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? ट्रीटमेंट तो मैंने आपको पहले ही बता दी, लेकिन हम जो है फिर यहाँ से भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बताई है। इमरजेंसी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करनी पड़ेगी विद सिजेरियन डिलीवरी accomplished by fluid and blood transfusion are indicated for the management of uterine rupture. अब यूट्रस के रप्चर के लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फुल लेप्रोटमी करनी पड़ेगी। लेप्रोटमी करके हम उसका सिजेरियन करेंगे। सिजेरियन क्या है? जो हमने यूट्रस को खोलना, यूट्रस को खोल के बेबी को जो डिलीवर करना है, दैट इज कॉल्ड सिजेरियन। और जो लेप्रोटमी करके बाकी चीजें हमें अंदर से रिपेयर करनी है, दैट इज कॉल्ड लेप्रोटमी। ठीक हो गया। ये बड़ा इंसीजन है जो दिया जाता है, सिजेरियन से बड़ा। दूसरी चीज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रप्चर एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द यूट्रस में आइदर रिपेयर्ड और रिमूव्ड। हिस्टेक्टमी, जिसको सिजेरियन और हिस्टेक्टमी। अब या तो उसको रिपेयर किया जाता है, डिपेंड करता है कि रप्चर कितनी हुई है। अगर वो कम रप्चर हुई है तो हम उस पार्शली, या स्मॉल रप्चर हुई है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। अगर टोटली रप्चर हो गई, उसका एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम सारी रप्चर हो चुकी है, तो उसकी हमें हिस्टेक्टमी करना पड़ेगी। जेनिटल ट्रैक्ट कॉजेज, हम कॉजेज पढ़ रहे हैं ना, जिसमें हम प्लेसेंटल कॉजेज पढ़ रहे थे तो सारे प्लेसेंटा पढ़ लिए। फिर हम रप्चर ऑफ यूट्रस पढ़ रहे थे तो रप्चर ऑफ यूट्रस उसकी मैनेजमेंट भी होगी। अब जेनिटल ट्रैक्ट कॉजेज हो सकती हैं। अब देखते हैं कि जेनिटल ट्रैक्ट कॉजेज क्या हो सकती हैं। नो ऑब्स्टेटिक, ठीक है, नॉन ऑब्स्टेटिक कॉजेज हो सकती है इसमें। नॉन ऑब्स्टेटिक कॉजेज में ब्लीडिंग फ्रॉम द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट। अब ब्लीडिंग फ्रॉम द जो है लोअर जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग की कई रीजंस हो सकती हैं। वहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है, ड्यूरिंग काइटिस जो है वो भी एक्सीडेंट हो सकता है जेनिटल ट्रैक्ट का। तो इसमें सर्वाइकल ब्लीडिंग हो सकती है, सर्विसाइटिस, सर्वाइकल ब्लीडिंग ड्यू टू एक्सीडेंटल
ड्यू टू मिसमैनेज, ड्यू टू काइटस और सर्विसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, सर्वाइकल पॉलिप भी हो सकता है। सर्विक्स, सर्वाइकल और वजाइनल जो है पॉलिप की वजह से भी जो है ब्लीडिंग हो सकती है। ट्रॉमा, ट्रॉमा मैंने बता दिया, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो सकता है, कोई काम करते हुए ट्रॉमा हो सकता है, काइटस के दरमियान ट्रॉमा हो सकता है। न्यूप्लाज्मा जो है कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, कार्सिनोमा ऑफ द वजाइना अगर हो जाए तो भी ये ब्लीड कर सकती है। कार्सिनोमा कैंसर को बोलते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अगर हो गए तो भी ब्लीड हो सकती है। हेमराइड्स, अगर हम हेमराइड्स है तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करता है कि उसकी काज क्या थी और उनकी जो है टाइप क्या थी। अब जैसे सर्विसाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स है, तो इसमें बहुत ब्लीडिंग नहीं होगी लेकिन पैचेस लगेंगे। ठीक है, स्मॉल ब्लीडिंग और पैचेस लगेंगे। और दूसरी सर्वाइकल पॉलिप है तो ब्लीड ज़्यादा कर सकती है। अब कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी लेकिन इसमें पैचेस जो है वो लगेंगे ब्लीडिंग के। ठीक है, और हेमराइड में जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी। हेमराइड जो है ये ब्लड वेसल्स ही है जो रेक्टम के थ्रू बाहर आती हैं और उसमें जो है अगर ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, अगर कम है तो कम ब्लीडिंग होगी। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द एक्सीडेंट और इन्फेक्शन जो है ये ब्लीडिंग हो सकती है लेकिन ये इतनी डेंजर नहीं होती, ये मैनेजेबल होती है। जिस तरह प्लेसेंटा की टाइप्स जो है वो मैनेजेबल नहीं थी, वो ज़्यादा जो है ख़तरनाक थी। ये जो है ये मैनेजेबल है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हमने पढ़ा था। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज कंडीशन दैट अफेक्ट द वे योर ब्लड नॉर्मली क्लॉट्स। अगर नॉर्मली जो है क्लॉट फैक्टर्स नहीं हो रहा, हमारे प्लेटलेट्स नॉर्मल नहीं है, द क्लॉटिंग प्रोसेस ऑल्सो नॉन एज कोगुलेशन प्रोफाइल हमारी नॉर्मल नहीं चल रही। When injured, sometimes certain conditions prevent blood from clotting properly, which can result in heavy or prolonged bleeding. तो इसमें अगर हमारे जो है प्लेटलेट्स जो है कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल नहीं है, ये कार्सिनोमा टाइप या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में चला जाता है। अगर ये होगा तो छोटा सा भी ट्रॉमा या ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में चला जाएगा, तो उसमें ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आज का हमारा जो है लेक्चर खत्म हो गया। इसमें टाइम में देख लूँ कि क्या टाइम हुआ। 9:34 हो गए। आप 20 मिनट की ब्रेक ले लें, उसके बाद मैं आती हूँ तो आपको एक छोटा सा जो है वो 5-10 मिनट का टॉपिक बताना पढ़ाना जो मैंने आपको सेंड भी किया है, तो उसके बाद फिर मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँगी। 15 to 20 मिनट ब्रेक ले लो। अभी जो टाइम हुआ है वो 9:35 है, हमारा टाइम है 10:50 तक। तो ब्रेक लेके आओ, आपने आना है 45 आप 45 मिनट के 50 आप 9:50 पे वापस आ जाओ। ठीक है, 9:50 पे आपने वापस आना है।
अब लगे हुए हैं ना वर्कर्स।
जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब आवाज़ आ गई मेरी? जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ गई? जी, ठीक है। अब आवाज़ आ गई तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हम पढ़ चुके थे, यहाँ से आगे हमने जाना था रेफरेंसेस। अच्छा, ये भी हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब इसमें जो है हम लाइव वेबिनार और एडमन में हम नेक्स्ट स्लाइड मैं लोड कर लूँ लेक्चर। तो जी बच्चों, मैंने आप लोगों को एपगार स्कोर पढ़ाना था अभी, तो एपगार स्कोर मैंने आपको सेंड किया हुआ है। यहाँ से स्लाइड में बार बार चेंज करने की कोशिश करें। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, मेरी आपको आवाज़ आ रही है? जी, तो मैं आप लोगों को अभी ना एपगार स्कोर बताना चाह रही थी। तो एपगार स्कोर यहाँ लोड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे एपीएच मैंने लोड किया हुआ, तो वही कंटिन्यूसली लोड हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एपगार स्कोर अपनी स्लाइड खोलिए, मैं उसके ऊपर से आपको एपगार स्कोर बता देती हूँ, ठीक है? मैंने आप लोगों को कल का सेंड किया हुआ। इसमें जो है एपगार स्कोर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्कोरिंग करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं न्यू, जैसे मैंने आप लोगों को जो है एंटीनेटल बताया, तो एंटीनेटल में एपगार स्कोरिंग जो है वो जरूरी होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम देखते हैं कि उसकी जो है साइंस किस तरह के हैं। नंबर एपगार स्कोर मीन ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेस एंड ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन। एपगार तीनों चीजें जो हैं अपनी स्लाइड्स खोल लें, और जो मैंने आप लोगों को कल नोट्स सेंड किए हैं ना, उसमें एपगार स्कोर के नए नेम से आप जो है मैंने आपको स्लाइड सेंड की हुई है। एपगार स्कोर को खोले तो एपगार का मतलब है ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेस, ए फॉर एक्टिविटी, आर फॉर रेस्पिरेशन। जब न्यूक्लियट पैदा होता तो इसकी ये चीजें हमने देखनी होती हैं, ठीक है? तो ए फॉर अपीयरेंस में हम क्या देखेंगे? ए फॉर अपीयरेंस में हम नॉर्मल कलर, ठीक है, और ऑल ओवर हैंड्स एंड फीट्स आर पिंक। ऑल ओवर उसके हैंड एंड फीट जो है वो पिंक होंगे, तो ये हमारा स्कोर जो है वो पिंक कलर का नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल कलर बट हेडिक ऑन द फीट जो है एंड फीट आर ब्लू।
अगर नॉर्मल स्कोर 1 है उसका, तो उसमें कलर बाकी नॉर्मल है, बट हैंड्स एंड फीट जो है वो ब्लू नजर आ रहे हैं, तो ये स्कोरिंग नॉर्मल नहीं है। इसमें 1 स्कोर हम काउंट करते हैं। और 0 स्कोर में ब्लू, ग्रे और जो है पेल ऑल ओवर, ब्लू, ग्रे और पेल होगा। जब हम बच्चे को, न्यू बॉर्न को असेस करना है, तो हमने किस तरह से असेस करना, उसकी स्कोरिंग है 0, 1 एंड 2। ठीक है। अब 0 जो है उसमें ऑल ओवर ग्रे या ब्लू होगा। 1 स्कोरिंग में जो है वो बाकी पिंक होगा, उसके हैंड्स और फीट जो है वो ब्लूइश कलर के होंगे। जो नॉर्मल है वो 2 है, तो उस नॉर्मल में कलर जो है ऑल ओवर हैंड्स और फीट, हर चीज जो है वो पिंक कलर की होगी। ये थी अपीयरेंस। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हमने उसकी अपीयरेंस देखती है। सेकंड में पल्स। अगर पल्स जो है वो एब्सेंट है, इट मीन्स के बच्चे ने क्राई नहीं किया, समथिंग इज रॉन्ग। अगर 1 स्कोरिंग में जाओ बिलो 100, तो दैट मीन जो है 100 बिलो 100 बीट्स पर मिनट है, तो इट मीन्स कि उसकी कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है। ये 120 टू 40 नॉर्मल होनी चाहिए। फिर अगर नॉर्मल अबव 100 बीट्स पर मिनट है, तो अबव 100 मीन के 110, 120, 140 जो है वो नॉर्मल की तरफ जाती है। तो इसके बाद जो है 2 चीजें हमने देख ली, एक तो पल्स देखी है और दूसरी हमने अपीयरेंस देखी है। तीसरी जो है ग्राइमेस। ग्राइमेस में हमने क्या चीज चेक करनी है, एब्सेंस, नो जो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, के बच्चे ने कोई स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स नहीं दिया। बेटा आर यू विद मी, आर यू लिसन मी? ओके, थैंक यू। नंबर 3 पे जो है हम ग्राइनेस देख रहे हैं, एब्सेंस होगी, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई स्टिमुलेशन नहीं होगी फीटस की, जो 0 स्कोरिंग पे हम उसको चेक करेंगे। और स्कोर 1 जो है उसमें फेशियल मूवमेंट ओनली होंगी, और ग्राइमेस विद स्टिमुलेशन, और बाकी स्टिमुलेशन नहीं होगी, थोड़ी सी फेशियल जो है मूवमेंट हमें नजर आएंगी। और जो हमारी नॉर्मल स्कोर होगी उसमें जो है नॉर्मल जो है पल्स जो होगी, एंड अवे जो है स्नीज, कफिंग एंड क्राइज विद स्टिमुलेशन, और वो नॉर्मली जो है स्नीज, कफिंग और स्टिमुलेशन कर रहा होगा। ये था हमारा ग्राइमेस। हमने क्या चेक किया, अपीयरेंस की है, पल्स की है एंड ग्राइमेस की है। इसमें स्कोरिंग मैंने 0, 1 और 2 बताई है। इसके बाद जो है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हमने क्या चेक करना है, एक्टिविटी में अगर 0 स्कोरिंग है तो नो मूवमेंट एंड फ्लोपी टोन बच्चे की होगी। अगर इसका 0 स्कोर 1 है तो आर्म एंड लेग्स फ्लेक्स्ड होंगी विद लिटिल मूवमेंट, और लिटिल सी मूवमेंट होंगी। ठीक है। और आर्म्स एंड लेग जो है वो फ्लेक्स होंगी, उनकी मूवमेंट नहीं होगी। अगर वो नॉर्मल एक्टिवेट है, नॉर्मल इसकी टोन देखनी है। एक्टिविटी में क्या देखना होता है, मसल्स टोन्स के, मसल्स एक्टिविटी उसकी है कि इसमें एक्टिव जो है रिस्पॉन्स होगा, और एक्टिव स्पोटेनियस मूवमेंट बच्चा कर रहा होगा, वो हाथ पाँव मार रहा होगा, उसकी लेग्स, उसके आर्म, उसके फीट जो है वो एक्टिव होंगे। ठीक है। वो क्राई भी कर रहा होगा। तो लास्ट वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो है एब्सेंस और नो रेस्पिरेशन होगी, उसके साथ ही उसका अगर एब्सेंट रेस्पिरेशन है तो इट मीन्स उसका कलर भी पेल, सॉरी ब्लू और डार्क इन कलर होगा। दूसरी बात, वो क्राई भी नहीं करेगा। अगर पल्स जो है वो एब्सेंट नहीं है, उसका स्कोरिंग 1 चल रहा है, तो स्लो और इरेगुलर ब्रीदिंग जो है वो होगी और वीक क्राई होगा। तो 0 स्कोरिंग में तो उसने क्राई ही नहीं किया, क्योंकि उसकी एक्टिविटी है ही नहीं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो यहाँ पे जो है वो क्राई जो है वो स्लो या वीक कह ले, और इरेगुलर ब्रीदिंग है। और नॉर्मल जिसमें है, नॉर्मल रेट में हमारे पास 2 रेट है। नॉर्मल रेट इज जो है वो नॉर्मल इसका रेट होगा रेस्पिरेशन का, और उसकी हैंड एफर्ट, गुड एफर्ट और गुड क्राई होगी उसमें।
गुड एक्टिविटी, गुड एफर्ट और गुड क्राई होगी, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन नॉर्मल मिल रही है। तो ये मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही थी, एपगार स्कोर। एपगार स्कोर में मैंने आपको ओनली 1 पेज जो है वो सेंड किया, और इस पेज के अकॉर्डिंगली जो है हम स्कोरिंग चेक करते हैं, ठीक है। और उस स्कोरिंग के अकॉर्डिंगली जो है बच्चे की एक्टिविटी जो है वो हम मेंशन करते हैं। तो आज का मेरा जो लेक्चर था वो आप लोगों के साथ कंप्लीट हो गया। मेरा टाइम इस वक्त 10:09 है, मेरा 10:30 तक लेक्चर है। पहले मैं अटेंडेंस लगाने लगी हूँ, आप लोगों ने ऑफलाइन नहीं होना, क्योंकि मैं अटेंडेंस लगाने लगी हूँ। अटेंडेंस के बाद जितने मेरे पास टाइम बचा तो उसमें आपसे मैं कुछ क्वेश्चनिंग कर लूँगी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। उस क्वेश्चनिंग में मजीद मुझे समझ आ जाएगी कि आप लोगों को कितना क्लियर हो गया। हमारा जो है प्लेसेंटा की सारी टाइप्स जो है वो कंप्लीट होगी। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा वैसा प्रीविया, लोबुलर प्लेसेंटा, और जो है प्लेसेंटा जो है अभी एक टाइप ऑफ प्लेसेंटा जो है वो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, जो प्लेसेंटा अक्रीटा, अक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा मैंने नहीं पढ़ाया। क्रीटा की टाइप्स है, वो इसलिए नहीं पढ़ाया कि उसका जो है एपीएच के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो अलहदा से उसके साथ पीपीएच हो सकता है, तो वो मैं अलहदा आप लोगों को कल मेरा ख्याल कि मैं पढ़ा दूंगी। डियर पेन है आपके पास? ये मेरी बात नहीं सुनती और आपसे पूरे बोल रही